हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। जैसे कि हम लोगों ने फार्मेकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें कई लेक्चर हमारे हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये स्टार्ट किया था और इसमें हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ के रखे थे। इसमें हमने इसका डेफिनेशन भी पढ़ा था, इसका इटियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये टॉपिक पढ़ा था। आज फिर सेम जैसे उसको हमने पढ़ा हाइपरटेंशन को, सेम इसी की तरीके से हमारा क्या होने वाला है, एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कई बार यहाँ से देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा करके ले लें, उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि इसमें हार्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। और हार्ट क्या है, अगर हमारे अंदर से हमारे बॉडी से हार्ट को निकाल दिया जाए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा हार्ट हमेशा, इसीलिए इसके बारे में कहीं भी ये सब्जेक्ट आता है, ये टॉपिक आता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज हमारा टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस में भी हम लोग यही बात करने वाले कि हार्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको समझने के बाद में अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ जाए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारा टॉपिक है क्या, एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ऑलरेडी हम लोगों ने 9 लेक्चर, फार्मेकोथेरेपेटिक में 9 हो चुका है, आज ये इसका 10th नंबर का है। तो एंजाइना क्या होता है, क्वेश्चन भी मैंने मेंशन कर दिया है। जो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, देखो क्वेश्चन कहीं से नहीं आया भाई, क्वेश्चन है ये यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखना है, इटियोपैथोजेनेसिस लिखना और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये सब लिखा हुआ, तो वही हमने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में टाइप कर दिया है। अच्छा देखो, ये क्या होता है, एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस, दोनों वर्ड आते हैं, दोनों वर्ड आते हैं सेम, एक दूसरे के लिए अल्टरनेट वर्ड है। तो होता क्या है, एंजाइना ये कोई डिजीज नहीं है, ठीक है ना, ये डिजीज नहीं है। तो आप सोचोगे फिर क्या है, तो ये एक सिम्टम्स है, ठीक है ना। ये सिम्टम्स होता है। और सिम्टम्स में क्या देखने को मिलते हैं, चेस्ट में पेन होता है, हमारे चेस्ट रीजन में क्या होता है, पेन होता है, उसी को बोलते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये पेन क्यों होता है, वाई, क्यों हुआ भाई ये पेन। जैसे मैंने कहा कि ये पेन है, तो पेन हुआ क्यों। तो इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पे लिख दिया है हार्ट डिजीज, वैसे बोल दिया गया, लेकिन हार्ट का ये डिजीज है ही नहीं, चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन में होता क्यों है, इन विच देयर इज ए प्रॉक्सिमल पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में पेन होगा और वो पेन फिर क्या होगा, शोल्डर की तरफ जाएगा, नेक की तरफ जाएगा, दूसरे साइड के शोल्डर में जाएगा, हाथ में, हैंड में फील होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारे लेफ्ट हैंड में फील होता है, क्योंकि हमारा हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में ये हमें ये पेन फील होता है, ठीक है। होता क्यों है, यूजुअली ड्यू टू द interference with the supply of oxygen to the heart muscles and precipitated by the excitement। देखो कहना क्या चाह रहा है, सप्लाई एंड उसमें क्या बोल सकते हो, डिमांड। यहाँ आप अगर नहीं समझ में आएगा तो डिमांड लिख लो, डिमांड दोनों सही है वैसे। अब देखो, हमारी हार्ट मसल्स को क्या चाहिए, हमारी पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन चाहिए। बट किसी भी रीजन से वो ऑक्सीजन जितना सप्लाई हो रही है और जितना डिमांड है, दोनों में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसा समझो, सप्लाई बहुत ही कम है पर डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आने लगता है और पेन क्रिएट होने लगता है, ठीक है। अब ये कमी क्यों हुई है उसके बारे में आगे धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सप्लाई कम हो गई है, रीजन क्या है, तो वो सारे रीजन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो फिर अगेन एंजाइना का फिर अगेन डेफिनेशन, एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, ये भी डेफिनेशन ही है। एंजाइना पेक्टोरिस रिफर्स टू द चेस्ट पेन टुवर्ड द लेफ्ट आर्म शोल्डर। मैंने बताया ना आपको, लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में क्यों हो रहा है, लेफ्ट साइड में इसलिए हो रहा है कि हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। अब ये देखो लेफ्ट हैंड है क्या, नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है, तो उसके लिए ड्यू टू द लेस सप्लाई और मोर ऑक्सीजन डिमांड, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है। अब देखो, angina is due to the imbalance between the myocardial oxygen requirement and oxygen supply।
सेम वही बात है कि जितना ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है कहाँ पे बात कर रहा है, ये मायोकार्डियल, मायो मीन्स होता है मसल्स, याद रखना। मसल्स, कौन से मसल्स, कार्डियल, हार्ट के मसल्स, ठीक है ना। तो हार्ट के मसल्स को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ एंजाइना। टाइप ऑफ एंजाइना, एक होता है स्टेबल एंजाइना, दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना, और तीसरा है वेरिएंट या पेरेंट मेटल एंजाइना। 3 एंजाइना का यहाँ पे नाम दिया गया है। और ये डायग्राम में भी अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बताता हूँ धीरे धीरे एक एक करके सबको बताता हूँ। टाइप 1 एंजाइना जिसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, और इसका रीजन क्या है, ये होता है नैरोइंग कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो ये हार्ट मसल्स है, आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, हार्ट, और हार्ट में एक ब्लड वेसल्स है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कोरोनरी आर्टरी क्या है, तो याद रखो आर्टरी का काम क्या होता है, ज्यादातर सारे आर्टरी का काम होता है ब्लड सप्लाई करना, ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है ना, पूरे बॉडी में। तो हमारे हार्ट को, हार्ट भी एक ऑर्गन है, ये खुद को, सेल्फ को, जैसे ये देखो बहुत मोटे मोटे आर्टरी दिखाई गए ना, ये पूरे बॉडी में चले जाते हैं, ये पूरे बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है ना, बॉडी में चले जाते हैं। तो ये हार्ट को कैसे मिलेगा ब्लड, तो खुद के पार्ट्स को खुद को ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, पतली सी हो जाती है ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो यहाँ पे एक तो सबसे पहले एक ब्लड वेसल्स दिखाया गया है, एक आर्टरी जो बिल्कुल प्लेन दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो गया, क्या हो गया बेटा, फैट हो गया, समझ में आ रही बात। तो फैट का डिपोजिशन हो गया, अब यहाँ से ब्लड जैसे पहले यहाँ से इधर फ्लो हो रहा था, इस केस में ब्लड फ्लो होना नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये नैरो हो गई, यहाँ पे कोई फैट वगैरह आ गया जिसको एथेरोमा बोलते हैं, एथेरोमा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आपने कोलेस्ट्रॉल ये नाम सुना होगा ना, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बीपी हाई हो गया, यही है, ये रीजन है, ठीक है ना। तीसरा रीजन देखो यहाँ पे, सेकंड रीजन अनस्टेबल एंजाइना, ए सडन डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो ड्यू टू द पार्शियल ब्लॉकेज आर्टरी। इस केस में क्या हुआ, वन साइड से, इस केस में आपने देखा था दोनों साइड से था ना, यहाँ पे वन साइड से, यहाँ पे सेम क्या हुआ, पहले सबसे पहले तो फैट जमा हुआ है, उसके ऊपर एक अलग से टिश्यूज और सेल्स आ गए हैं, रेड कलर के आपको दिख रहा है ना, डायग्राम देखो थोड़ा सा। तो पार्शियल ब्लॉकेज हो गया, तो यहाँ पर भी सप्लाई ब्लड की नहीं हो पाती है, ठीक है ना, हार्ट के मसल्स में नहीं हो पाता है। तीसरा यहाँ पे दिया है देखो, अच्छा यहाँ पे ब्लॉक बाय द आर्टरी ऑफन बाय द ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट आ गया है, मैंने बताया ना यहाँ पे ब्लड क्लॉट आ गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको फिर समझेगा, एकदम आराम से समझ के चलना है हमको, एकदम आराम से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट, ये बात करें कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट भी आ गया है। और तीसरी बात है वेरिएंट एंजाइना या प्रिंस मेटल्स एंजाइना जिसको बोलते हैं, ये इसका रीजन क्या है, स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। देखो दोनों साइड से ये चपटी हो गई है, ठीक है ना, इधर से देखो, इधर से भी ये अंदर चला गया है, इधर से भी अंदर। अब देखो आप खुद ही बताओ कि इधर आप प्रेस कर दो, प्रेस कर देंगे किसी चीज से तो इधर से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है ना, ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो अब आप खुद समझो, जब ब्लड नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड में ही डिसॉल्व हो करके यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ में हार्ट में जाता है या पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है ना। तब ब्लड ही सप्लाई नहीं हो पा रहा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, इस वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है ना। और अचानक से कोई काम करते हैं तो चेस्ट पेन स्टार्ट होना चालू हो जाता है। यहाँ पर भी देख लो डायग्राम में दिखाया गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ पे क्या हुआ, प्लेग बिल्डअप जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। देखो यहाँ पे दोनों साइड में दिखाया गया कि आर्टरी के अंदर फैट आ गया है, प्लेग आ गया है, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल आ गया है, और यहाँ पे नैरो हो गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं होगा। और जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं और इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस भी वही है, क्या कहा गया भाई,
Etiopathogenesis of angina involve the basic underlying mechanism of an imbalance in the myocardial supply and myocardial उसमें ऑक्सीजन डिमांड। सेम वही बात यहाँ पे रिपीट किया हो, मायोकार्डियल मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है ना। एंजाइना इज ए रिलेटेड टू लिमिटेड ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी, फिर वही बात, क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो लिमिट हो गया है, हेंस आल्सो कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी इसको बोलते हैं। द ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम में भी डिक्रीज ड्यू टू द फोर, यहाँ पे फोर रीजन बता रहा है। सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस आपको समझ में आ गया, कोरोनरी क्या वैसो स्पाज्म, आपको बताया ना वैसो स्पाज्म यही है। लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे स्पाज्म हो गया है, ठीक है, नैरो हो गए यहाँ पे देखो उसकी वजह से, ठीक है ना। और एम्बोलस, एम्बोलस में कि वहाँ पे थोड़ा सा क्लॉटिंग वगैरह आकर के कोलेस्ट्रॉल आकर के जमा हो जाना, और कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी बाय बर्थ, ठीक है ना, जन्मजात। तो ये चार रीजन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना यहाँ पे। अब फिर वही सेम बात है, रिपीट करेगा। एंजाइना इज ए कॉज्ड बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, ठीक है ना, कम हो गया है, लेस हो गया है टू द हार्ट मसल्स। अब यहाँ पे ब्लड कैरियर, अब फिर वही बात बता रहे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, विच हार्ट मसल्स नीड टू द सर्वाइव, जिसको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, हार्ट मसल्स को चाहिए, सबको चाहिए, पूरे मसल्स पूरे बॉडी को सर्वाइवल के लिए। और यहाँ पे हार्ट की बात करें तो बार बार हार्ट का नाम आ रहा है। व्हेन हार्ट मसल इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, और जब हार्ट मसल्स को सफिशिएंट में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ब्लड नहीं पहुंचती है, इट्स कॉज ए कंडीशन कॉल, जिसको इस्चेमिया बोलते हैं, ठीक है ना, इसको इस्चेमिया के नाम से भी जानते हैं, जब ऑक्सीजन में की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देखो ये हो गया, हमने पढ़ा इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल आता है, ठीक है ना। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देख लो क्या होता है, मतलब कैसे इसको आप पता लगाओगे, सिम्टम्स वैसे अगर आप इसको समझ लो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या देख करके पता लगाता है कि आपका ये आपको कोई प्रॉब्लम है। तो चेस्ट पेन, सबसे पहले मैंने बताया कि चेस्ट पेन होगा लेफ्ट साइड में, शोल्डर पे आपको क्या होगा, लेफ्ट साइड में शोल्डर पे फील होता है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में डिसिप्निया, डिसिप्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत होना, तो इस ये एक सिम्टम्स ये है। स्वेटिंग बढ़ जाना, पसीना बढ़ जाता है, फटीग थकावट, ठीक है ना, टायर्डनेस, और वीकनेस फील होता है, ब्रेथलेसनेस मतलब सांस नहीं लिया जा सकता है, प्रॉब्लम होने लगती है, सेम यहाँ पर भी वही है। और रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, अब हार्ट क्या करेगा, जब हार्ट खुद प्रॉब्लम में है तो हार्ट खुद ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ब्लड पंप करना, उसी को बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इनडाइजेशन। अब क्या होगा, फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पूरा हार्ट मतलब ब्लड सर्कुलेशन अगर बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो गया, तो हर एक चीज समझ लो बिगड़ जाता है। हार्ट हमारा प्रॉब्लम में चल रहा है तो पूरे बॉडी सिस्टम में नहीं चलेगा। पल्स रेट, जो हमारे पल्स रेट होता है उसको मेजर करते हैं, वो कम हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर, अब देखो ब्लड कहीं पे स्टोर है, आगे जाने को रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, खूब प्रेशर, खूब धक्का मुक्की चलेगा, है ना, तो सेम प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट बर्न, और हार्ट क्या होगा, हार्ट में मतलब जलन सी फील होगी, ठीक है ना। और पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन क्या होता है, ये इरेगुलर, इरेगुलर और रैपिड जो हार्ट बीट होता है उसको बोलते हैं, तो इसमें पैल्पिटेशन भी हो जाता है, ठीक है ना, ये वर्ड याद रखो, अच्छा वर्ड है ये। और एब्डोमिनल पेन, अब स्टमक के रीजन में भी पेन होगा, और बैक साइड में भी डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये हैं। फिर उसके बाद में आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। चलो भाई, इतने सारे सिम्टम्स हमको ये सारे देखने को मिल गए, ये सारे सिम्टम्स थे, ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। अब क्या करोगे, आप इलाज करोगे, इलाज करोगे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे या किसी के पास में भी जाओगे, तो सबसे पहले वो बोलेगा आप स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो स्मोकिंग आप छोड़ दो, स्मोकिंग सीज कर दो, मतलब स्टॉप कर दो, ठीक है ना, स्टॉप स्मोकिंग। अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, अल्कोहल, तो उसको भी स्टॉप करो, अल्कोहल बंद करो एकदम से। बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको लॉस करो, बॉडी वेट को भी डिक्रीज करो। और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा खा रहे हो, आपके फूड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल कम करो। बैलेंस डाइट लो, अच्छी डाइट का जो अच्छे खाने मतलब न्यूट्रिशन वगैरह वो आप खाना चाहिए, ठीक है ना, हर एक चीज़ आपको होना चाहिए। सॉल्ट अगर आप ज़्यादा यूज़ करो, नमक,
नमक से भी बीपी हाई होता है ना, तो सॉल्ट को आपको कम करना है, नमक को, ठीक है ना। लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल को अपने चेंज कर दो पूरी तरीके से। पहले जो जो आप कर रहे थे, आप किसी के गाइडलाइन में वो सारी चीज़ें चेंज चेंज कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे नो मेडिसिन, अभी तक का जो हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे किसी भी मेडिसिन की बात नहीं हुई है, ठीक है। अब बात करेंगे मेडिसिन से रिलेटेड क्या क्या होने वाला है। तो क्या है, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब अब ड्रग के थ्रू आपको मैनेज करना है, ड्रग के थ्रू आपको ट्रीट करना है। पहला क्या था, नॉन फार्माकोलॉजिकल, वहां पे बीमारी से तो बचना था, सब कुछ केयर करना था खुद को, बट बचाव करना था। यहाँ पे आप मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया नाइट्रेट आपको यूज करना है, ठीक है ना, नाइट्रेट याद करना। एंजाइना पेक्टोरिस में नाइट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेन ड्रग यही होते हैं, नाइट्रेट वाले होते हैं। तो नाइट्रेट वर्क्स एज अ वाइसोडाइलेटर। ये कैसा काम करेंगे बेटा, जैसे ब्लड वेसल्स ये था, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा था, ध्यान से समझो। तो क्या करेंगे, इसको डायलेट कर देंगे, यहाँ पे किसी चीज को लगा करके इसको दूर दूर कर दिया जाता है। ये भी अभी ऐसे ही है, ये यहाँ पे ऐसे जमा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे है, बट इसके अंदर कुछ ऐसा सपोर्ट, मतलब इसके अंदर लगा करके इसको क्या किया जाता है, जैसे मान लो कोई पाइप हो, कोई बॉटल हो, चपटा हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर किसी रॉड से, किसी और चीज से क्या करते हो, उसको जो चपटे पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा दूर दूर कर देते हो। तो इसको ऐसे बम्बू लगा करके, मतलब समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट लगा करके इसको ऐसे चौड़ा कर दिया जाता है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, और वो ये डायग्राम देख लो, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, सेम वैसे ही किया गया है, बाद में ये बताऊंगा। यहाँ पे दोनों साइड में थे, तो यहाँ पे देखो ऐसे लगा करके फिर इसको डायमीटर, इसमें क्या है, इसमें गैस भरी जाती है, ये बलून टाइप का होता है, और फिर बलून निकाल दिया जाता है, इसमें एक सर्किट सा, एक क्या बोलते हैं, सपोर्ट लगा दिया जाता है, और ये ओपन के ओपन बनी रहती है। तो वही यहाँ पे वाइसोडाइलेटर्स, मतलब ये ड्रग ऐसा काम करेगा, ठीक है ना। ड्रग खुद ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है, ठीक है ना। ये आप समझना कि ड्रग ने क्या किया, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया। अब और आर्टरीज को भी, मतलब जो भी ब्लड वेसल्स हमारे हैं उनको डायलेट करना, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, ठीक है। बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, नाइट्रेट कैन रिड्यूस द स्ट्रेस। अब हो गया, चलो ठीक है, ये ओपन हो गया, तो ब्लड आसानी से फ्लो हो जाएगा कि नहीं, इधर से अब चला जाएगा, वही इस तरीके से ब्लड चला जाए तो ब्लड फ्लो होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और पेन कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, आइसोसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट होता है, आइसोसॉर्बाइड, ठीक है ना, डाई नाइट्रेट। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चल रहा हूँ, और लास्ट स्लाइड में जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे, देखो ये एंटी एंजाइनल, उस टाइम पे आपको बताया था यही थे वाइसोडाइलेटर्स, ठीक है ना, वाइसोडाइलेटर यही है। तो आपको ये इसमें आपको बताया था आइसोसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट, और भी इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्या है अब, एंटी प्लेटलेट्स। अब एंटी प्लेटलेट्स क्या होता है, देखो प्लेटलेट्स क्या करता है, वो ब्लड को क्लॉट करा देता है। ब्लड को क्या करता है, उसमें प्लेटलेट जो हमारे होते हैं ना, वो कहीं पे कुछ कट है, कुछ है, तो उसके साथ में आकर के बाइंड हो जाते हैं। अब समझ लीजिए प्लेटलेट्स है, पी लिख दिया मीन्स प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स इसके साथ में आकर के बाइंड हो जाते हैं, और ये ब्लॉकिंग करने में हेल्प होते हैं, ठीक है ना। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग वर्क बाय डिक्रीजिंग द प्लेटलेट्स एंड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स इकट्ठा होना, सारे प्लेटलेट्स एक जगह आकर के झुंड बना करके ग्रुप में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है। तो इसी को थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ फॉर्मेशन हो गया उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। तो अगर आपने कौन सी दवा ले ली, आपने ले ली एंटी प्लेटलेट्स, तो ये थ्रोम्बस नहीं बनेगा और ब्लड का फ्लो आसानी से हो जाएगा। एग्जाम्पल है ये एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ये सारी चीजें आती हैं एंटी प्लेटलेट्स में। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम का प्लस आयन इधर लिखो, ऊपर रहता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये क्या होते हैं, दीज ड्रग कॉजेज वाइसोडाइलेशन। पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, ये डायलेट करते हैं, एंड डिक्रीज हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम इनटू द सेल। ये भी लास्ट लेक्चर में सेम यही लाइन आई थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर मूव कर रहा है तो बीपी हमारा हाई होता है। तो क्या होता है, इस कैल्शियम को बाहर से अंदर नहीं आने देना है, तो कैल्शियम नहीं आएगा तो हमारा बीपी नॉर्मल रह जाता है। एग्जाम्पल देख लो, वीरापामिल डिल्टियाजम, ठीक है ना, ये भी है। इसके अलावा आपको और भी बताया था एम्लोडिपिन, एम्लो वाले पूरे, ठीक है ना, नीफेडिपिन, और इसके अलावा फेलोडिपिन,
ठीक है ना, फेलोडिपिन, ये सारे आपको बता के रखा हूँ, निफेडिपिन। तो ये हो गया एक सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर को कभी भूलना नहीं, ये बी नहीं बीटा है, ठीक ना, अल्फा बीटा। बीटा ब्लॉकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरा कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसके अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या बताया गया, दिस ड्रग रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। ये क्या काम करता है, हार्ट का वर्कलोड कम करता है, रिड्यूस करता है, एंड ब्लड वेसल्स कॉजिंग द हार्ट टू बीट स्लोली विद द लेस फोर्स। तो ये क्या करते हैं, हार्ट को हमारे स्लोली स्लोली बीट कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हार्ट ज्यादा देरी से जोर से पंप करेगा, ज्यादा जोर से बीट करेगा, तो उतना ज्यादा हमारा बीपी हाई रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, याद रख लेना, प्रोप्रेनोलॉल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है ये प्रोप्रेनोलॉल। सिप्लार करके आता है ना, सिप्लार, आप गूगल पे सर्च करोगे सिप्लार, उसके अंदर आता है सिप्लार 10, ठीक है ना, उसमें प्रोप्रेनोलॉल ही है। इसके अलावा आप सर्जरी कर सकते हो, सर्जरी में क्या होगा, सर्जरी में बी रिकमेंडेड इफ मेडिसिन आर नॉट हेल्पिंग टू कंट्रोल एंजाइना। अगर सब तरीका आपने अपना लिया, आपने नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका अपनाया, आपने फार्माकोलॉजिकल अपनाया, अगर इन सब से केयर नहीं हुआ तो लास्ट में आकर के सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी यहाँ पे दो तरीके से बताया गया है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ये दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कोरोनरी जो यहाँ पे दिया है एंजियोप्लास्टी, तो कोरोनरी जो एंजियोप्लास्टी में होता है वो क्या रहेगा, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में देखो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये कोरोनरी आपको समझ में आना चाहिए। कोरोनरी क्या है, एक आर्टरी है जो हमारे हार्ट की आर्टरी है, जो हार्ट के मसल्स के पास में क्या होती है, ब्लड सप्लाई करती है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अब ये कोरोनरी आर्टरी में मान लो कि क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, नैरो हो गई, तो क्या होगा, सबसे पहले एक स्टेंट होता है, मतलब एक रॉड होता है, रॉड को इंसर्ट किया जाता है हार्ट के मसल उसमें, ठीक है ना, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में। और इसमें क्या लगा हुआ है, बलून लगा हुआ है, बलून लगा हुआ है, तो बलून को पहले फुगाया जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर बलून से क्या होता है, फुलाया जाता है। जब ये फूल जाता है, ये आर्टरी हमारी चौड़ी हो गई, वाइड हो गई, देखो, तो फिर क्या होगा, बलून को फिर निकाल लिया जाता है। यहाँ पे देखो एक जाली दिख रही है, एक नट दिख रहा है, ठीक है ना, तो जाली को वहां पे लगाया जाता है सपोर्ट के थ्रू, वहां पे रिंग वगैरह पहनाया जाता है, जिससे वो हमारी जो आर्टरी है दोबारा चपटी ना हो, दोबारा वो उसी स्टेज में ना आए, ये फूली की फूली रह जाए, ये चौड़ी की चौड़ी रह जाए, या वाइड की वाइड रह जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्या होता है, रॉड को फिर वापस निकाल लिया जाता है, देखो यहाँ पे पूरा डायरेक्शन वगैरह लगाया है, और फिर क्या होता है, आसानी से ब्लड वेसल्स ये ओपन रहती है और ब्लड फ्लो होता रहता है। ये है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है ना। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास। अब ये यहाँ पे हो गई है ब्लॉक, ध्यान से समझना, ये हो गया ब्लॉक, देखो यहाँ पे है ब्लॉक। तो अब बाईपास वैसे आप क्या समझते हो, आप कहीं रोड ट्रेवलिंग कर रहे हो ना, कहीं क्या होता है, रोड पे क्या होता है, कहीं पुल बन रहा होता है, कहीं ब्रिज बन रही होती है, तो एक बाईपास रूट दिया जाता है ऐसे कि इधर से आप निकल के जाओ, आगे से रास्ता बंद है, और इधर से आप घूम के जाओ, फिर ये रास्ता आपको मिलने वाला है। आप ऐसा कहीं देखते होंगे ना, रोड पे रहता है तो गाड़ियां फिर ऐसे घूम के जाती है, ये रास्ता बोल देते हैं, हाँ अभी आगे दुर्घटना हो सकती है, आगे क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा कुछ लिख दिया जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ये रूट क्या हो गई है, ये ब्लॉक हो चुकी है, तो यहीं से लेकर के ये एक बाईपास, एक पाइप लगाई जाती है, एक यहाँ पे ट्यूब लगाई जाती है, ठीक है ना। एक यहाँ पे देखो, मतलब बताया गया कि जो मोटी मोटी आर्टरी होती है उसके साथ में यहाँ पे एओर्टा के साथ में इन सब से बाईपास लगा दिया जाता है, ताकि हार्ट की मसल्स को जितना उसको चाहिए, ब्लड चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, हर एक चीज उसको मिल सके, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। आज हमने इसका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया है, और एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हमने इसका डेफिनेशन देखा है। और एंजाइना पेक्टोरिस आपको बताया कि ये डिजीज नहीं, एक सिम्टम्स है, बट कहीं कहीं डिजीज वर्ड यूज किया जाता है। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन जितनी सप्लाई होती है उससे ज़्यादा डिमांड हो जाती है, या ऐसा बोलो जितनी डिमांड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतने उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। कौन से पार्ट की बात कर रहा है, हमारे हार्ट मसल्स की बात कर रहा है का, तो फिर क्या होगा,
पेन स्टार्ट हो जाएगा और पेन जो हमारे लेफ्ट शोल्डर से होकर के मतलब ये पूरे इसमें हमें फील होने स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट 3 टाइप के हैं, तीनों को बारे में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। देन आगे बढ़ेंगे और इस टीटियोपैथोजेनेसिस हमने यहाँ पे देखा। तो सबसे पहले 3 लाइन तो वही रिपीट है। इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये क्यों होता है, यहाँ पे 4 रीज़न दिए गए। एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी वैसोस्पाज्म हो सकता है और इम्बोलिज्म हो सकता है और कॉन्जेनाइटल हो सकता है बाय बर्थ, ठीक है। इसके अलावा हमने फिर ये सेम लाइन रिपीट है, ये बोल्ड करके रखा है ताकि आपको फिर से वो चीज़ भूलो मत, और यहाँ पे इस्चेमिया वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे इसको पता लगाना है, इसको मैंने बताया था कि ये क्या है, सिम्पटम्स है और कुछ नहीं है। ये सिम्पटम्स होते हैं ना, क्या क्या सिम्पटम्स, चेस्ट पेन होगा, डिसिपिनिया हो जाएगा, इंक्रीज स्वेटिंग हो जाएगा, फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है और ब्रेथलेसनेस और सांस लेने में दिक्कत होगी, कार्डियक आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब हार्ट अब खुद क्या है, खुद बीमार चल रहा है हार्ट, तो वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, पल्स रेट डिक्रीज, यहाँ ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, हार्ट बंद हो जाता है, पैल्पिटेशन, एब्डोमिनल पेन, ये सब होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अब आप क्या करो, जब ये इतने सारे सिम्पटम्स आपको देखने को मिले तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ये करना है कि आप खुद से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, वेट लॉस कर दें, कोलेस्ट्रॉल कम से कम खाएं, बैलेंस डाइट वाले अच्छे फूड खाएं और सॉल्ट वगैरह कम लें, लाइफ स्टाइल चेंज करें। इसके अलावा आपको कुछ मेडिसिन भी लेना होगा तो नाइट्रेट वाली भी ले लो। नाइट्रेट क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। और एंटी प्लेटलेट्स मैंने बताया कि यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग बना लेते हैं, थ्रोम्बस बना लेते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए दवा लिया जाता है, जैसे एस्पिरिन, क्लोबिडोग्राल। और यहाँ पे फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिया जाता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एग्जाम्पल बताया आपको, वीरापामिल, डिल्टियाजम, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन। और बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, स्लो स्लो ये हार्ट को क्या करता है, स्लो बीट कराने में हेल्पफुल होता है। और सर्जरी आप लास्ट ऑप्शन इसमें है, जब सब कुछ हो गया, आपने दवा भी देख लिया, आपने परहेज भी कर लिया, बचाव भी कर लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी बाईपास करा करके इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये दोनों को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो वीडियो यहाँ पे हमारी होती ख़त्म। अगर आपको हमारी ये कोशिशें अच्छी लग रही है, हमारा ये मेहनत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल को अभी तक का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी किसी भी स्टेट के हैं, अगर वो फार्मेसी कर रहे हैं तो उनको हमारे वीडियो प्रोवाइड करें, उनको लिंक दें और बताएं उनको कि यहाँ पे अभी जो नोट्स है अभी वो फ्री है, अवेलेबल है, ठीक है ना। हमारे यूट्यूब चैनल पे के लिंक के थ्रू जाएंगे या वैसे मुझे मैसेज करेंगे 8756534094, इसके थ्रू भी जाएंगे तब भी, मतलब इस पे मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी सारे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। टेलीग्राम पे हमारे अवेलेबल है। चैनल का नाम है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, वसीम फार्मा स्टडी है। चैनल का नाम क्या है, सेम यही है, वसीम फार्मा स्टडी, ठीक है ना। तो ये चैनल का नाम है वसीम फार्मा स्टडी, जैसे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। डी फार्मा के हो, बी फार्मा के हो या किसी भी स्टेट के हो आप, कोई भी सब्जेक्ट है तो आप वैसे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।